गुड मॉर्निंग बच्चों। अपवाह कक्षा नाइन्थ में ड्रेनेज सिस्टम अपवाह का ये तीसरा वीडियो, जिसमें लेक्स और नदियों का इम्पोर्टेंस ये सब बताया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, कृपया ध्यान से इसको सुने। तो झीलें जो होती हैं बेसिकली, आप लोगों ने कई झीलों के बारे में सुना होगा। खास तौर पर कश्मीर घाटी में डल झील है, वहाँ पर नाव वाले घरों के बारे में सुना होगा, शिकारा के बारे में सुना होगा, है ना। और ये हर वर्ष हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी तरह से अन्य झील वाले स्थान पर आप गए भी होंगे, वहाँ पर नेविगेशन का काम होता है, या तैराकी की होगी, या दूसरे जलीय खेलों का आपने आनंद भी लिया होगा। तो ये सोचो आप लोग कि अगर वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हों मतलब झीलें ना हों कश्मीर में या किसी और दूसरे पर्यटक स्थल पर, तब भी क्या वो उतने ही आकर्षित होते वो जगह जितने की आज हैं? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अलावा मानव के लिए भी कई और कारण हैं जिससे झील इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो झील क्या होती है? नॉर्मली पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग, गर्त यानी गड्ढे वाले भाग जहाँ पर जल जमा हो जाता है, उसी को झील कहते हैं। तो झीलों के बारे में हम ये यहाँ पर कुछ झीलें बताई गई हैं। लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज। वो झीलें जो बहुत बड़ी होती हैं उनको क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं, सागर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, ये वाली जो झील है ये कैस्पियन सागर है। इस तरफ ये ब्लैक सी या काला सागर है, क्योंकि ये साइज में बड़ी है, ठीक है। और इसी तरह से लाइक कैस्पियन, है ना, ये है डेड सी। डेड सी मतलब मृत सागर। अब भैया इसको मृत सागर क्यों कहते हैं? मृत सागर कहने के पीछे है जो लवणता है वो बहुत ज़्यादा है। अब कितनी है? अगर आप 1 लीटर पानी लोगे तो 1 लीटर पानी में लगभग 238 ग्राम नमक मिलेगा। ये है डेड सी या मृत सागर। तो यहाँ पर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल जो समुद्र होते हैं, नॉर्मल समुद्र होते हैं उसमें नमक की मात्रा केवल 35 ग्राम होती है, 1 लीटर में केवल 35 ग्राम, और यहाँ पर कितना है? 238 है। तो इतना ज़्यादा नमक होने से यहाँ पर प्लैंकटन और कई चीज़ें पैदा नहीं हो पाती, इसलिए जलीय जीव जंतु यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको मृत सागर या डेड सी भी कहा जाता है। इसमें आप लोग इस चित्र में नमक के अलग अलग लेयर्स और अलग अलग झाग और अलग अलग बनी हुई आकृति आप देख सकते हैं डेड सी में, मृत सागर। ये जॉर्डन के पास है। एक है अरल सागर, ये कैस्पियन सागर के नज़दीक सागर। अभी कुछ समय से ये श्रिंक हो रहा है, इसका आकार लगातार सिकुड़ता जा रहा है। तो ये कई झीलें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं पूरी दुनिया भर की, ठीक है ना। तो इंडिया में कई झीलें हैं, बहुत सी। ये एक दूसरे से आकार में भी और लक्षणों में भी एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अधिकतर झीलें भारत में स्थायी हैं, परमानेंट हैं। और परमानेंट झील का मतलब क्या हुआ कि उसमें साल भर पानी रहता है। लेकिन कुछ ऐसी झीलें हैं केवल बारिश के सीजन में ही उसमें पानी मिलता है। अब इसमें यहाँ पर दो वर्ड आए हैं। एक तो है इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड ड्रेनेज का मतलब होता है कि ये एक झील है और इसमें से कोई नदी बाहर नहीं निकल रही है, और, है ना, कोई नदी बाहर की ओर नहीं निकल रही है, तो इसका पानी बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। ये इनलैंड ड्रेनेज कहलाता है। नदियों के मामले में भी ऐसी इनलैंड ड्रेनेज होता है। तो वो इनलैंड ड्रेनेज कैसे होता है कि नदी आ रही है और वो कहीं छोटी झील में आकर मिल जाती है और समुद्र तक वो नहीं पहुंच पाती। ये इधर समुद्र है और समुद्र तक वो नहीं पहुंच पाती है। तो ये नदियों का भी इनलैंड ड्रेनेज कहता है, ठीक है ना। तो जो इनलैंड ड्रेनेज यानी अंतर्देशीय अपवाह होती है। और एक दूसरा वर्ड है सेमी एरिड। सेमी एरिड रीजन। अब भैया ये सेमी एरिड रीजन क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र। तो एक तो होता है शुष्क क्षेत्र, एक होता है अर्ध शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क क्षेत्र क्या होता है? जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है।
है ना, 75 सेंटीमीटर से कम बारिश जहाँ पर होती है उसको हम सेमी एरिड रीजन कहेंगे या अर्ध शुष्क क्षेत्र कहेंगे। और अगर वहाँ पर 25 सेंटीमीटर एक साल में उससे भी कम बारिश होती है तो इसको हम शुष्क क्षेत्र या एरिड जोन कहेंगे। तो होता है वहाँ की झीलें अस्थायी होती हैं, खासतौर पर रेगिस्तान के आसपास, है ना। तो सॉरी, तो यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं भारत में, हिमालय की अगर हम बात करें तो जिनका निर्माण हिमानियों ग्लेशियर के द्वारा हुआ है या बर्फ की चादर के द्वारा हुआ है, आइस शीट्स या बर्फ की चादर, आइस शीट्स या ग्लेशियर। अब ये ग्लेशियर से कैसे झीलें बनती हैं कि मान लो एक ये पर्वत का स्लोप है और यहाँ से ग्लेशियर ऊपर से नीचे की ओर खिसक रहा है, तो बीच में एक कंडीशन तो ये बनती है कि बीच में अगर कोई बड़ी चट्टान है नीचे धसी हुई है तो बर्फ के खुरसने की वजह से वो चट्टान बाहर निकल जाती है। तो जब बाहर निकल गई तो यह बन जाता है और बर्फ पिघल कर यहाँ पर पानी बन जाता है, तो ये झील बन गई। दूसरी कंडीशन कि ग्लेशियर नीचे की ओर आ रहा है, नीचे आने पर आपको मालूम है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर घट रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर बर्फ पानी में तब्दील हो जाएगी और वो पानी चारों तरफ फैल जाएगा, तो यहाँ पर भी झील बन जाएगी। तो ग्लेशियर की वजह से ग्लेशियर यानी हिमानी की वजह से कुछ झीलों का निर्माण होता है, जैसे कि हिमालय की जो झीलें हैं वो इसी तरह से बनी हुई हैं। और कुछ अन्य झीलें होती हैं जो हवा के द्वारा बनती हैं और मनुष्यों के द्वारा बनती हैं। ये कैसे बनती हैं इसके बारे में हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक वर्ड आया है मिएंडर। मिएंडर का मतलब, मिएंडर बेसिकली एक नदी है जो इस शेप में बहती है, ये सांप के आकार में, ये मिएंडर नदी का नाम है। तो अब ऐसे जहां पर भी किसी भी देश में इस तरह से नदियां अगर बह रही हैं तो उसको हम मिएंडर कहना शुरू कर देते हैं। तो मिएंडर क्यों बनते हैं? क्योंकि नदी की ढाल बहुत, जमीन की ढाल यहाँ पर बहुत कम है, कि पर्वत अगर है तो वहां पर तो नदी बिल्कुल सीधे जाएगी, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पर ढाल जहां पर भी नदी को मिलेगा, पानी को मिलेगा, वो उस तरफ को बहने लगेगा, इसलिए मेंढर बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेंढर होता है एक बाढ़ के मैदान में, एक विसर्प, हिंदी में इसको कहते हैं विसर्प, विसर्प है ना मेंढर को। तो विसर्प जो होता है वो बाढ़ वाले मैदानों में नदी लगातार अपने मिट्टी को काटती रहती है, तो उससे गोखुर झील का निर्माण होता है। गोखुर झील का मतलब होता है ऑक्सबो लेक या गाय के खुर के समान, ऑक्सबो गाय के खुर के जैसी आकृति वाली जो झीलें होती हैं, जैसे ये एक इस चित्र में दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तो पूरी नदी दिख रही है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होगा, इस तरफ अगर आप देखें तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये नदी धीरे धीरे इस क्षेत्र में आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये जो इसका लूप है, इसका जो टर्न है, इधर से बहकर आएगी और धीरे धीरे इसको काट देगी, इस भाग को काट देगी। तो इस भाग को काट देगी तो नदी सीधे बहने लगेगी, लेकिन इसका जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट नदी से अलग हो जाएगा। ये गाय के खुर के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको गोखुर झील या विसर्प कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये इसमें दिखाया जा रहा है एनिमेशन, और इस एनिमेशन में इस जगह पर गोखुर झील बन रही है। अपने आप किस तरह से बनती है इसको ज़रा ध्यान से देखो। तो नदी की धारा, खास तौर पर बारिश के मौसम में जब नदी की में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो नदी अपने आप धीरे धीरे सीधे बहने लगती है, और ये वाला भाग, बीच वाला भाग छोड़ देती है। इसको छाड़न झील भी कहा जाता है, छाड़न झील, क्योंकि नदी ने उसको छोड़ दिया है, ठीक है ना। और कुछ वर्ड हैं आप लोगों की बुक में, स्पिट और बार और लेगून। ये कहाँ बनते हैं? कोस्टल एरिया में बनते हैं, यानी तटीय आकृति में। कैसे बनते हैं ये जैसे एक आपको समुद्र के किनारे पर एक स्पिट दिखाई दे रही है। एक्चुअली में बार क्या होता है, बार मतलब रोधिका, यानी ये जो लाइन दिखाई दे रही है ऊपर से नीचे की ओर रेत से जमा हुई, ये पानी को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो ये बार कहलाता है। अगर यही बार थोड़ा सा इस तरफ झुक जाता है अपने लेफ्ट में या राइट में, तो इसको कहते हैं स्पिट, ठीक है ना। स्पिट या और बार, तो ये क्या कर रहा है, समुद्र को दो भागों में बांट रहा है, ठीक है ना। फिर से देखो, बार क्या होता है, बिल्कुल सीधी लाइन रेत की बनी हुई, और स्पिट क्या होती है, मुड़ी हुई लाइन। स्पिट मुड़ी हुई लाइन होती है।
और एक चीज़ और आती है यहाँ पर, लेगून। ये लेगून क्या बला है? ये समुद्र का पानी जो यहाँ पर जमा हो गया है, जो पहले मेन समुद्र का हिस्सा था, लेकिन अब इस पिट से घिरा हुआ, मेन समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो ये एक तरह की झील बन जाती है, समुद्र के पानी की नमकीन झील बन जाती है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, लेगून। हिंदी में इसको कहते हैं अनूप। जैसे यहाँ पर एक समुद्र का हिस्सा था और ये स्पीड बन गई, और स्पीड बनने के बाद बाकी जो हिस्सा बचता है एक झील जैसा बन जाता है, वो लेगून कहलाता है। ठीक है ना? जैसे कुछ झीलें भारत में हैं जो लेगून झील कहलाती हैं, इसी तरह से बनी हुई, स्पीड के द्वारा घिरी हुई। जैसे चिल्का लेक, ये चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी लेगून लेक है। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो हल्का येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये सब स्पीट है ना, समुद्र से घिरा हुआ एरिया, और कुछ हिस्सा इसका यहाँ पर समुद्र से मिला हुआ है। चिल्का लेक तेलंगाना के पास, पुलिकट झील, ये बे ऑफ बंगाल के पास पुलिकट झील है ना, ये एक बड़ी बार के द्वारा इसको घेर लिया गया है, पुलिकट झील। और कोलेरू झील, यहाँ पर कोलेरू झील है, ये ग्रीन वाली पूरी, आंध्र प्रदेश के पास है ना, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के पास थी। और ये इसके पहले पुलिकट झील, ये तमिलनाडु के पास थी। तो ये बड़ी बड़ी झीलें हैं। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन ये 3 झीलें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके बाद इनलैंड ड्रेनेज की हम बात करते हैं। इनलैंड ड्रेनेज, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा था, देखा था कि सीजनल होती है वो। एग्जाम्पल के लिए सांभर झील है, जो सांभर झील राजस्थान में है। राजस्थान में उदयपुर के पास सांभर लेक, सांभर झील दिखाई दे रही है। झील का एक्चुअली में नहीं है, लेकिन वो सांभर झील है वहाँ पर, राजस्थान के पास। भारत में प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में देखिएगा। एक तो ये चिल्का झील है, यहाँ उड़ीसा और तेलंगाना के जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर पाई जाती है। ये दूसरी कोलेरू झील है, जो आंध्रा के पास है, पुलिकट, और नीचे कोलेरू झील है। और ऊपर गोविंद सागर झील है, भाखड़ा नंगल डैम से बनी हुई है, मानव निर्मित झील है। और यहाँ पर गांधी सागर डैम है, चंबल नदी पर बना हुआ गांधी सागर डैम। ठीक है ना? ये वाला डैम है गोविंद वल्लभ सागर, ये सोन नदी पर बना हुआ है। ठीक है ना? ये वाला झील आती है नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी पर बना हुआ है डैम, उसके बनी हुई झील है। ठीक है ना? तो ये सब झीलें हैं जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद हम आते हैं फ्रेश वाटर लेक्स, जो हिमालय में पाई जाती हैं। तो ये मुख्यतः फ्रेश वाटर लेक, हिंदी में इसको मीठे पानी की झील बोलते हैं। मीठे पानी की झील का मतलब ये नहीं कि उसमें शक्कर मिला हुआ है। ये मुख्यतः हिमानी या ग्लेशियर के द्वारा बनी हुई है। या इसके बारे में मैंने पहले बताया था कि ग्लेशियर्स ने जब कोई गहरी घाटी बनाई पत्थर के हटने की वजह से, और जो बाद में बर्फ के पिघलने से भर गई, या किसी जगह पर अगर पत्थर ऊपर से नीचे गिर गया तो वहां पर ग्लेशियर का मार्ग रुक गया, तो इस तरह से बनी हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर की वुलर झील जो है ना, वो जियोलॉजिकल एक्टिविटी से बनी हुई है, टेक्टोनिक एक्टिविटी से। टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब होता है झील बनी हुई है। ठीक है ना? और भारत की सबसे बड़ी झील है कौन सी? वुलर झील, नेचुरल झील है। ठीक है ना? तो इस तरह से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील भारत की है, ये तुम लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर इसके अलावा कुछ नेचुरल झीलों के अलावा कुछ नदियों के द्वारा नदियों पर बनाए गए हाइडल पावर प्रोजेक्ट होते हैं। तो वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट हैं, विद्युत उत्पादन के लिए बांध बनाए जाते हैं। जैसे कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये गुरु गोविंद सागर है, भाखड़ा नंगल परियोजना पर बना हुआ है डैम, है ना, गुरु गोविंद सागर। ठीक है ना? अब झीलों का इम्पोर्टेंस क्या है? ये मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, लाभदायक है। एक झील नदी के बहने में, आराम में, सुचारू रूप से सहायक होती है। अधिक वर्षा जब आती है तो अब यह बाढ़ को रोकने का काम करती है, और जब सूखे का मौसम होता है तो पानी के बहाव को संतुलित भी करती है। इन झीलों का प्रयोग कई बार हाइडल पावर के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। ये आसपास की जलवायु को भी सामान्य बनाती हैं।
जलीय परितंत्र को संतुलित करती हैं, है ना, एक्वाटिक इकोसिस्टम जो होता है ना उसको, और प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती हैं। ठीक है। और इसके अलावा टूरिज्म को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। टूरिज्म इसके थ्रू ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा होता है, और हमको मनोरंजन प्रदान करती हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हम करेंगे नदियों का अर्थव्यवस्था में हमारे क्या महत्व है। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। नदियों का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। आप लोगों को मालूम है कि जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता आपने पढ़ी है, इसके अलावा दजला फरात की सभ्यता, माया सभ्यता, ये सब सभ्यताएं जो है ना वो 5,000 6,000 साल पुरानी सभ्यताएं थी। ये सब नदियों के आसपास ही बनी थी, यहीं पर इनका डेवलपमेंट हुआ था। तो नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है और अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए बहुत जरूरी है ना, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए। इसीलिए नदियों के किनारे पर प्राचीन काल से ही बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। पहले गांव वहां पर बसते थे, और अब गांव के बाद अब वो शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। ठीक है ना। लेकिन भारत जैसे देश के लिए तो जो अनसीन टाइम, पुराने समय में बहुत सारे लोग वहां पर नदियों के किनारे बसते। तो नदियों का इस्तेमाल इरिगेशन के लिए किया जाता है। अगर हम उसके बारे में कौन कौन से फ़ायदे हैं वो देखें तो इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए होता है, नेविगेशन यानी नौचालन के लिए होता है, हाइडल पावर जनरेशन मतलब जल विद्युत निर्माण के लिए होता है। तो इन सब चीज़ों में नदियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है ना। भारत जैसे देश में ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। ठीक है ना। अब आगे आते हैं नदी का प्रदूषण। एक्चुअली क्या होता है कि नदी अ, में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने घर के घरेलू, है ना, जो पानी होता है गंदगी, जो इंडस्ट्रियल होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है ना, या एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ रही है, इन सब के कारण नदी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई है। इसके कारण नदियों से अधिक जल की निकासी होती है, और इसका जो वॉल्यूम है वो कम होने लगता है। दूसरी ओर उद्योगों का जो प्रदूषण होता है, उद्योगों से, इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूशन हो रहा है, और बेकार जो कचरा होता है, अपरिष्कृत कचरा, उस अपरिष्कृत कचरे को नदी में सब मिलाते रहते हैं। हम भी कई बार अपने घरों से कोई सामान कचरा लेकर जाते हैं और नदियों में लेकर डाल देते हैं। तो ये केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के एक सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी को भी प्रभावित करता है। सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है नदी लगातार बहती रहती है। तो आज हमने नदी में जो एक पर्टिकुलर प्लेस में कचरा डाला, वो कचरा कल बह जाएगा, वहां पर रहेगा नहीं। तो नदी अपने आप को लगातार स्वच्छ करती रहती है, तो वो प्रभावित हो रहा है ना। किसी दिए गए के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता, और नदियों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो नदियों में बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण इसको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं, है ना। तो एक NRCP है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। देश में एक्चुअली नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में किया गया था, है ना। GAP मतलब गंगा एक्शन प्लान के थ्रू, गंगा एक्शन प्लान GAP, ये आप लोगों को याद रखना है, एक नंबर वाले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1995 में इसके बाद जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान था, उसके तहत और दूसरी नदियों को जोड़ने के लिए जो गंगा एक्शन प्लान था उसका विस्तार किया गया, उसको बढ़ाया गया। एक्चुअली क्या है कि नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं, और NRCP इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि नदियों में जल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस तरह से ये आज चैप्टर इसका यहीं ख़त्म होता है। अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।